स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने किया था वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, जिसमें आपने फोर्स को जो है फोर्स की वैल्यू या फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है उसको आपने क्या करना था, कांस्टेंट रखना था। आपकी फोर्स एक दफ़ा आपने जितनी लगानी है वो आपकी पूरा वर्क डन जब आपका होगा फोर्स आपकी सेम रहेगी। लेकिन अब हमारा जो है वो टॉपिक एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिहाज से अहम था, लेकिन ये लॉन्ग के लिहाज से आपका टॉपिक अहम है कि वर्क डन, लेकिन कौन सी फोर्स होनी चाहिए, वेरिएबल। मतलब कि फोर्स जो है उसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी। हो सकता है स्टार्ट में आप 50 न्यूटन की फोर्स लगाएं, फिर आप क्या कर दें 100 न्यूटन की, फिर कभी 75 न्यूटन की। फोर्स में चेंजिंग आ रही है। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपने एक चीज़ उठाई हुई है, कोई पहाड़ी टाइप की चीज़ है, उस पर आप लेके जा रहे हैं, तो जाहिर है कि हर दफ़ा जब आपके पास जो है स्मूथ, जब आपके पास जगह आएगी वहाँ आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी ऊपर चढ़ने के लिए, और जहाँ आपके पास थोड़ी कर्व्स ज़्यादा होंगे वहाँ आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो फोर्स में चेंजिंग किसी तरीके से आ रही है। डेफिनेशन उसकी क्या लिख रहा है, कहता है इफ द फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क। जब आप वर्क कर रहे हो और अगर फोर्स कांस्टेंट ना रहे तो फिर आपके पास जो होता है वर्क डन होता है वो किससे होता है, बाय अ वेरिएबल फोर्स होता है। जाहिर है डेफिनेशन आपने लिखी, इसमें आपको एग्जाम्पल भी लिखनी पड़ेगी। तो एग्जाम्पल हमें क्या दे रहा है, कहता है कि रॉकेट की अगर आप एग्जाम्पल पे नोट करें तो रॉकेट जूँ जूँ ऊपर को जाता है, मतलब जूँ जूँ डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता है तो उसकी फोर्स जो होती है वो क्या हो जाती है, उसमें चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में F इक्वल टू G/m/r²। तो जो ही ज़मीन के पास रॉकेट होता है, ज़ाहिर ज़मीन जो है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। जब अभी ज़मीन के बिल्कुल पास है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, उस टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रही होती है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। लेकिन जो ही रॉकेट थोड़ा फासला और तय करेगा, मतलब आपके पास डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्स जो है रॉकेट की एग्जांपल में फोर्स वेरिएबल वेरी हो रही है, पहले कम थी फिर ज़्यादा, या पहले ज़्यादा थी फिर कम, मतलब फोर्स की वैल्यू में चेंजिंग आ रही है। इसी तरह से एक और हमें एग्जांपल दे रहा है, आप यहाँ तक एक एग्जांपल ही बस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरी हमें एग्जांपल क्या दे रहा है, कहता है कि आपने अगर एक स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को स्ट्रेच आप करेंगे, तो स्ट्रेच अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो ज़्यादा फोर्स से पीछे को जाएगा। ठीक है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था ना स्प्रिंग वाला टॉपिक। तो अगर आप ज़्यादा ज़ोर से उसको खींचेंगे तो उतने ही फोर्स से वो जो है पीछे को जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी फोर्स कम होगी, तो उसमें भी फोर्स वेरी हो रही होती है। तो इस तरह से जो वर्क डन होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स कहलाएगा। ठीक है, अब हमने जो है वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन, पीछे तो हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए आराम से वर्क डन निकाला, W=FD। और जब आपके पास जो है F और D एक डायरेक्शन में थे, लेकिन जब एंगल कुछ बन रहा था तो फिर हमने FD cos थीटा बना लिया था। अब इस तरह के प्रोसेस में आप किस तरह से निकालेंगे, रीडिंग में बाद में करवाऊंगी। इसके पॉइंट्स बना के आपने लिखना है, सारे का सारा उठा के नहीं लिखना है। ठीक है, स्टार्ट वाला थोड़ा अहम है, उसके बाद आपने उसमें से कटिंग करनी है। तो पहले तो आप सीखेंगे किस तरह से हमने वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास कोई कर्व सा एक पाथ है, एक रास्ता है। ठीक है, अब जाहिर है जैसे मैंने पहाड़ी की एग्जांपल दी थी, हर पॉइंट पे आप एक जैसी फोर्स तो नहीं ना लगेगी, कुछ कहीं आपको ज़्यादा फोर्स लगा के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और कहीं आपको जो है कम फोर्स लगा के स्मूथ रास्ता होगा। तो हमारे पास एक कर्व है। ठीक है, अब आपने इस कर्व को क्या करना है, इस पॉइंट को जहाँ से आप चलना स्टार्ट हुआ इसको P का नाम दे दें और इसको आपने Q का नाम देना है। ठीक है, अब आपके पास ये एक तरह का रास्ता नहीं है। ठीक है, फोर्स भी यहाँ एक तरह की नहीं होगी, तो आपने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। मैंने बड़े इसलिए बनाए हैं क्योंकि मैंने आपको समझाना था, अगर मैं ज़्यादा पास लिख दूंगी तो फिर ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। तो देखिए छोटे छोटे आपने ना इंटरवल्स ले लेने हैं, तो मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा इंटरवल्स ले लिए हुए हैं। ठीक है, जाहिर है यहाँ से लेके यहाँ तक इनका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, मैंने कहा छोटे छोटे लेने, इसलिए मैंने डेल लगाया स्मॉल डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो इनका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। पहले को D1 का नाम दे देते हैं, दूसरे को डेल D2 का नाम दे देते हैं, फिर डेल D3, ऐसे करते करते आपने n पार्ट्स करने, मैंने कम बनाए हुए हैं। ठीक है, अब जाहिर है जब यहाँ से लेके यहाँ तक आप गए हो तो देखिए आपके पास बिल्कुल आप स्ट्रेट तो नहीं गए, कुछ ना कुछ आपका एंगल बन रहा है, तो वो एंगल आपके पास θ1 है, दूसरे के लिए θ2 ले लेंगे। इसके लिए जाहिर इसका टेंजेंट आपको फोर्स निकालने के लिए, जब आपके पास वेरिएबल फोर्स हो तो आपको इसका टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा, मतलब कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ आपके पास θ3, ऐसे करते करते इस पॉइंट पर आपका जो है, अगर मैंने DN का नाम दिया है तो ये आपका θN पॉइंट आपका बनेगा। ठीक है, अब इसका वर्क डन आपने
ज़ाहिर है हर पॉइंट पे। अच्छा यहाँ एक आपने ना कंडीशन स्पेसिफिक करनी है, हर इंटरवल के दरमियान जो फोर्स होगी वो कांस्टेंट होगी, लेकिन इस इंटरवल के लिहाज से इस इंटरवल की फोर्स जो है उसमें चेंजिंग होगी। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इसके लिहाज से इसकी फोर्स जो होगी इसकी डिफरेंट होगी, मतलब हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्स होगी। लेकिन एक इंटरवल के दरमियान में जो फोर्स, आपने इंटरवल इस तरह से बनाने हैं कि दो पॉइंट्स है ना, ये आपने जो 2 पॉइंट्स स्मॉल डिस्टेंस लिया है इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो आपके पास कांस्टेंट होगी। ठीक है, यहाँ हो सकता है आपने यहाँ से लेके इस पॉइंट तक 5 न्यूटन की फोर्स, फिर रास्ता थोड़ा सीधा आ गया आपने 2 न्यूटन की फोर्स। ठीक है, तो इस और इस इंटरवल की फोर्स में डिफरेंस है, वेरी कर रही है फोर्सेज, लेकिन इस इंटरवल के दरमियान आपने थ्रू आउट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्स जो है कांस्टेंट लेनी है। ठीक है, अब हमने वर्क डन निकालना है इस पॉइंट के लिए, छोटे छोटे इंटरवल्स के लिए आपने वर्क डन निकालना है। ठीक है, और फिर उस वर्क को आप प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो देखें वर्क डन आप अलग-अलग क्यों निकालेंगे, क्योंकि हर एक का एंगल भी चेंज है और फोर्स इस इंटरवल के लिहाज से इस इंटरवल की फोर्स आपके पास चेंजिंग है। तो वर्क डन का फार्मूला हमने जो सिंपल पढ़ा था वो पढ़ा था W बराबर है, अगर एंगल बन रहा है तो FD cos थीटा, तो यही हम लोग यूज़ करेंगे। जब हम लोग W इस स्मॉल इंटरवल के निकालेंगे तो W को डेल W के साथ, ठीक है, पहले के लिए निकाल लेंगे तो साथ मैंने 1 लगा दिया। F cos थीटा जो है आपके पास, जब मैंने आपको पिछला टॉपिक समझाया था तो उसमें मैंने कहा था वर्क, और जब एंगल बन रहा हो तो F का आपने cos थीटा वाला कंपोनेंट यूज़ करना है और आगे आपके पास D आएगा, अगर आपने वो लेक्चर सुना हुआ है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, W को W1 डेल W1, तो आपके पास जो है फोर्स F1 बन जाएगी और डिस्टेंस D1 बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास डिस्टेंस डेल D1 बन जाएगा, ये डिस्टेंस डेल D1, और इसमें इसकी फोर्स को F1 का नाम देंगे, फिर जिसको आपने D2 का नाम दिया इसकी फोर्स F2 हो जाएगी, फिर इसकी F3 हो जाएगी, और एंड वाला पॉइंट कोई होगा, हो सकता है 100 हो, जितने भी आपने हिस्सों में डिवाइड किया उसको हमने n का नाम दे दिया, तो वो आपके पास Fn होगी। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट F1 और उसके लिए एंगल आपका क्या बनना है, या छोटा सा मैंने थीटा 1 मेंशन किया है, तो F1 थीटा cos थीटा 1 बन जाएगा, और D हमने लिया है डेल D1। ठीक है, इसको अगर हम फिर मैंने साथ ही आपको बताया था कि आपके पास अगर 2 मतलब हो और उसमें cos थीटा हो, मैंने एग्जांपल आपको दी थी ना कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर हो, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो वो हमें देता है AB का मैग्नीट्यूड और साथ cos थीटा आता है। तो देखें A में आपके पास F1 और B में आपके पास डेल D1 और साथ cos थीटा है, तो मतलब AB cos थीटा हो तो उसको A डॉट B लिख सकते हैं, तो वही काम मैंने किया, F1 डॉट डेल D1 आपने इसमें लिख दिया। फिर आपने इस इंटरवल का निकाल लिया, अब आपने अगले इंटरवल का निकालना, उसके लिए आप 2 लगा दोगे तो डेल W2 आपके पास आ जाएगा, F के साथ भी 2 आ जाएगा, थीटा के साथ भी 2 आ जाएगा, तो F2 cos थीटा 2 बन जाएगा, और D आपके पास डेल D2 आपके पास बन जाएगा। अब यहाँ भी cos वाला कंपोनेंट आपका आ रहा है, तो फिर F2 उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे डेल D2 के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया। फिर आपने निकालना वर्क डन, तीसरे जो है हमारे पास ये वाला जो पार्ट है इसका निकालना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे डेल W3, हमारे पास जो होगा वो होगा F3 cos थीटा 3 इंटू डेल D3 आपके पास आ जाएगा, यहाँ भी cos थीटा आ रहा है तो F3 उसका डॉट प्रोडक्ट आप किसके साथ ले लेंगे, डेल D3 के साथ। ठीक है, ये आपने 3 के साथ 4 5 का आप निकालें, लेकिन 3 तक काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद आपने डॉट्स का मतलब है उसके बाद 4 वाला 5 वाला 6 वाला 7 वाला, और फिर एंड वाला जो है उसको हमने n का नाम दिया हुआ है, तो फिर डेल WN वर्क डन, जो nth आपके पास जो शॉर्ट इंटरवल है उस पे जो हुआ है वो आपके पास हो जाएगा Fn। जाहिर है फिर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी F के साथ n आ जाएगा, थीटा के साथ n आ जाएगा, और डेल D के साथ भी n आ जाएगा, तो वो हमने लिखा, उसको डॉट में लिख दिया। अब हमने तो निकाला टोटल वर्क डन कितना हुआ है, मतलब कि मैं इस पॉइंट से P से Q तक गई हूँ तो टोटल मैंने वर्क डन कितना किया है, तो वो टोटल वर्क डन होगा इन सारे वर्क डन जो छोटे छोटे इंटरवल्स में आपने डिवाइड किया, तो उन सब को आपने प्लस कर देना है। W1 वाले इंटरवल को W2 वाले, W3 और WN वाले सारे इंटरवल्स के दरमियान प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब डेल W1 का मेरे पास आंसर आया था F1 डॉट डेल D1, तो मैंने वो पुट कर दिया। इसी तरह डेल W2 का ये आया था, इसका ये आया था, और nth वाले का आपके पास ये आया था। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज प्लस हो रही हैं, तो प्लस हो रही हैं तो आपने बोला किस तरह करना है, आप किसी ए को पकड़ लें, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसी से लेके आप समीशन में लिखना है। समीशन का मतलब है कि 1 से लेके n तक। ठीक है, यहाँ मैंने i का नाम दिया हुआ है ना, तो फिर आपने लिखना है Fi डॉट,
ठीक है। ये मैंने यहाँ आंसर इसका लिखा हुआ है। इसको पहले आपने ये वाला स्टेप बनाना है, उसके बाद फिर आपने ये स्टेप बनाना है, ठीक है। तो आप F1 की जगह आप क्या लिखेंगे I, और डेल D, और 1 की जगह यहाँ भी आप लिखेंगे I, और यहाँ आपने कर दिया है कि सम, समीशन का मतलब होता है सम करना। ये सारी वैल्यूज आपकी प्लस हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, n तक। तो I मैंने जो यहाँ नाम दिया है वो 1 से लेके n तक आपका जा रहा है। नेक्स्ट इसको आप खोलेंगे तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट खत्म करें तो Fi डेल DI डॉट प्रोडक्ट खत्म होगा तो cos थीटा ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने ये वाला स्टेप करना है। तो ये आपको समझ आ गई कि हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, रीडिंग करते हैं, उसके बाद फिर ग्राफिकली भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब आपने लिखना किस तरह से है, आपने डेफिनेशन लिखी, एग्जाम्पल लिखी, अब आपने कहना कंसीडर consider the path of a particle in the xy plane as it moves from point P to पॉइंट Q। आपने कहना है हम कंसीडर करने लगे एक पॉइंट जो है हमारे पास एक्स वाई प्लेन में पॉइंट P से लेके Q तक एक रास्ता है, पाथ है, ठीक है। कहते हैं दी पाथ हैज़ बीन डिवाइडेड। अब आपने पाथ को डिवाइड करना है n शॉर्ट इंटरवल, छोटे छोटे शॉर्ट के लिए हमने डेल यूज़ कर लिया ना, छोटे छोटे इंटरवल्स में, और इंटरवल्स का डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्टेंस है उसको डेल D1 डेल D2 डेल Dn तक इनके नाम देने, और वहाँ जो फोर्सेज लग रही होंगी उनको आपने ये वाला नाम दे देना। कहता है आर दी फोर्सेज एक्टिंग ड्यूरिंग दीज इंटरवल्स। कहता है कि ये जो आपने छोटे छोटे इंटरवल बनाए ना इतने इतने डिस्टेंस के, उन पे ये वाली फोर्सेस जो हैं लग रही हैं रिस्पेक्टिवली, ये आपने लिखा। उसके बाद आपने जो मैथमेटिकली मैंने पेज पे किया है ना वो वाला काम करना है, लेकिन उससे पहले एक लाइन अगर लिखनी है तो वो क्या लिखेंगे, आप कहेंगे कि ड्यूरिंग ईच इंटरवल, ईच स्मॉल इंटरवल द फोर्स इज सपोज टू बी अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट, कि हर इंटरवल की जो फोर्स है ना इस पूरे इंटरवल के दरमियान हमने कॉन्स्टेंट रखनी है। अब ये ना बच्चे आप याद करते हुए सोचे मैं पढ़ तो वेरिएबल फोर्स रहा हूँ, तो यहाँ हम लोग कह रहे हैं कॉन्स्टेंट। हाँ, उसने कहा है कि ड्यूरिंग ईच स्मॉल इंटरवल द फोर्स इज सपोज, ईच हर स्मॉल इंटरवल के अंदर जो फोर्स होगी उसको आपने कहना है कि वो कॉन्स्टेंट है। तो कहता है सो द वर्क डन के बाद आपने लिखना है फॉर एवरी इंटरवल इज, उसके बाद डेल W1 निकालना है, ये नहीं लिखना है, डेल W2 निकालना है, जैसे मैंने उस पर लिखा हुआ ना, फिर डॉट डॉट लगा के, और ये वाला सारा काम आपने वो पेज वाला करना है, ठीक है। अब तो जब आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपने इसके नीचे एक लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है, आपने यहाँ लिखना है 10 की जगह लिखना है हैंस दी वर्क डन इक्वल्स दी वर्क डन की बजाय भी वर्क आपके पास टोटल आ रहा है, तो हैंस दी टोटल वर्क डन इक्वल्स दी सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल दी रेक्टेंगल्स की जगह आपने लिखना है इंटरवल्स, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में हम लिखेंगे ये जो रिजल्ट हमने निकाला है ये छोटे छोटे इंटरवल्स हैं, तो यहाँ से जब हम टोटल वर्क निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जो हमारे पास एरियाज आए हैं इनको हम लोग इनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। छोटे छोटे इंटरवल्स का सम करेंगे तो आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस रिजल्ट के फ़ौरन बाद आपने यहाँ से हैंस लिख के द टोटल वर्क डन इक्वल्स द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द इंटरवल्स, रेक्टेंगल की जगह इंटरवल्स लिखना है, ठीक है। अब हमने करना है ग्राफिकली, ठीक है। रिजल्ट आपने इसका लिख दिया, फिर आपने ग्राफिकली की हेडिंग देनी है, तो फिर आप लिखना है वी कैन एग्जामिन दिस ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग। ग्राफिकली हम लोग कैसे करेंगे, प्लॉट करेंगे। ग्राफ में आपको पता है एक एक्स एक्सिस होता है एक वाई एक्सिस होता है, और जब एंगल थीटा, यहाँ आपके पास एंगल थीटा ऊपर बन रहा है ना, तो जब एंगल थीटा बन रहा हो तो मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था, फिर आपने एफ को रिप्लेस कर देना एफ कॉस थीटा के साथ, ठीक है। अगर तो आपके पास एंगल नहीं बन रहा, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में आपका डी है या डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर आपके पास एंगल नहीं बन रहा। लेकिन हमने दूसरी कंडीशन पढ़ी थी कि हर दफ़ा डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स की डायरेक्शन में कवर नहीं होता था, तो मैंने तब समझाया था कि वाई एक्सिस पे फिर आप एफ कॉस थीटा लोगे और इस साइड पर आप डी लोगे, ठीक है। तो वही आपने चीज़ बतानी है कि अगर हम ग्राफिकली एग्जामिन करें तो हमें प्लॉट करना पड़ना है ग्राफ एफ कॉस थीटा, और उसके वर्सेस में दूसरी साइड पे आपको क्या लेना पड़ना है, डी लेना पड़ना है। एज शोन इन फिगर नहीं आपने लिखना है, ठीक है। अब आपने क्या कहना है कि आपको ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। अब ग्राफ में आप देखें तो ये छोटी छोटी लाइनें लगी हुई हैं, देखें ये इसके बाद ऊपर हमने छोटा सा पॉइंट आउट किया हुआ है ना, ये हमने पॉइंट आउट क्यों किया हुआ है, देखें ना यहाँ अगर आपके पास डिस्टेंस है, बच्चों को डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये 2 सेंटीमीटर ही है, ठीक है, यहाँ 2 सेंटीमीटर, और यहाँ हमने 1 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर लिया हुआ है। तो 3 सेंटीमीटर के लिए जो मैंने इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक लिया है, तो देखें
2 के बाद 3 आपके पास ये स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ कुछ गैप आ रहा है। फिर अगले वाले में यहाँ भी आपके पास देखिए स्ट्रेट आपके पास ये वाली चीज़ होनी चाहिए, लेकिन आपकी कर्व है तो यहाँ कुछ एरर आ रहा है। मतलब इतना वर्क डन जो आपका यहाँ से पीछे मैंने ये भी पढ़ाया था कि एफ कॉस थीटा और डी वाला हमें वर्क डन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ग्राफ। तो जो आपके पास इससे आंसर वर्क डन का आएगा इतना अप्रॉक्सीमेट, मतलब इतना अप्रोप्रिएट, इतना दुरुस्त नहीं आना है, क्योंकि कुछ ना कुछ एरर है आपके पास। तो यही है, हम लोग आगे बात करेंगे कि द डिस्प्लेसमेंट डी जो है हैज़ बीन सब डिवाइडेड इनटू द सेम एंड इक्वल इंटरवल्स। पहले आपने डिवाइड किया था, अब डिवाइड से सब डिवाइड, उसके और छोटे छोटे हिस्से काट लेने। ये आपको बड़ा बड़ा नजर आ रहा है ना, तो देखें जहाँ पे आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, उसके बाद यहाँ ये वाला फर्क आ रहा है, तो आप इससे पीछे यहाँ तक एक छोटा इंटरवल बना लें, इसके और छोटे छोटे इंटरवल काट लें कि ये जो गैप थोड़ा ना और कम हो जाए। तो उसके आपने और सब इंटरवल्स जो हैं वो बनाने हैं, ठीक है। तो आगे हमें कह रहा है कि जो इसमें हर इंटरवल किसी ना किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये वाला जो इंटरवल है, इस इंटरवल के बारे में स्पेशली बता रहा है, कहता है कि नाउ द आइथ शेडेड रीजन, आपके पास जो आइथ वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन आपके पास है, शेडेड रेक्टेंगल्स है ना, रेक्टेंगल आपके पास इस तरह की शेप होती है, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास एक रेक्टेंगल जिसमें ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है लंबाई इनकी, और ये देखिए ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर, तो ये रेक्टेंगल है। तो कहता है जो आइथ शेडेड रीजन है, वो आइथ शेडेड रीजन में आपके पास कंपोनेंट कौन सा है, इस साइड पे कौन सा कंपोनेंट है, एफ आई कॉस थीटा आई है, और इस साइड पे डेल डी आई है। तो कहते हैं हैज़ एन एरिया, उसका उस जगह का जो एरिया है वो आपके पास क्या बनेगा, एरिया क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई में आपके पास कौन सा कंपोनेंट है, एफ आई कॉस थीटा आई, और चौड़ाई में इस साइड पे लंबाई में एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होना है, तो आई है तो मैंने साथ आई लगा दिया है, और चौड़ाई में आपके पास ये डी वाला कंपोनेंट, तो डेल डी आई। तो ये आपके पास एरिया देगा, दोनों को मल्टीप्लाई, एरिया होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो लंबाई आपके पास ये वाली थी और चौड़ाई दोनों को आपने ज़रब किया, तो कहता है ये एरिया है विच इज द वर्क डन, जो कि वर्क डन के बराबर होगा। क्यों वर्क डन के बराबर होगा, पहले टॉपिक में पढ़ाया था ना कि, और वैसे भी पहले टॉपिक का नाम ही अगर मैं नाम लूँ, एफ डी कॉस थीटा, ये फार्मूला किसका है, वर्क डन का, ठीक है। तो ये एरिया हमें वर्क डन बताएगा, लेकिन ये वर्क डन टोटली हमें बताएगा, ये सिर्फ हमें आइथ इंटरवल का बताएगा, ड्यूरिंग द आइथ इंटरवल, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे दस दी वर्क डन गिवन बाय इक्वल, दस दी वर्क डन, इसके बाद गिवन बाय तो आपने लिखना ही नहीं है, वर्क डन इक्वल्स द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल दी रेक्टेंगल। जैसे मैंने कहा था यहाँ जो है, इसके बाद मैंने आपको रिजल्ट लिखवाया था कि आपके पास टोटल वर्क डन क्या है, सम ऑफ जो है आप क्या करेंगे, जो स्मॉल इंटरवल्स का जो वर्क डन है उसको सम करेंगे तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। ऐसे ही इन रेक्टेंगल्स का अलग-अलग जो वर्क डन है उसको सम करेंगे तो आपके पास जो है टोटल वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। कहता है कि इफ़ वी सब डिवाइड द डिस्टेंस, अब इन डिस्टेंस को और छोटे जो है जो आपने जो इंटरवल्स हैं और छोटे इंटरवल्स में काट लें, ठीक है। अब हम लिमिट लगाने लगे, अब हम और लिमिट काट देंगे कि पहले अगर आपने इतना डिस्टेंस रखा उसको और स्मॉल करो। तो कहते हैं इफ़ वी सब डिवाइड द डिस्टेंस इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरवल्स, आप बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा, मतलब देखें ये आपके पास इंटरवल फिर बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटे बहुत ज़्यादा आप इंटरवल्स बना लें, सो दैट कि डेल डी जो डिस्टेंस दो इंटरवल्स के दरमियान है जो ना होने के बराबर, बिकम वेरी स्मॉल, द वर्क डन बिकम्स मोर एक्यूरेट। जितना आप डिस्टेंस कम रखेंगे उतना ही मोर एक्यूरेट वर्क आएगा, क्योंकि आपके कर्व है, देखें ना कर्व है, तो जितने छोटे लेंगे उतनी ही आपके पास ये डिस्टेंस जो जितना डी आप छोटा लेंगे उतना ही आपके पास जो है स्ट्रेट आपके पास जो है मतलब कि वर्क डन का जो आंसर उतना ही एक्यूरेट आएगा, उसमें जो है एरर उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ वी लेट डेल डी अप्रोचेस टू जीरो देन वी ऑब्टेन द एग्जैक्ट रिजल्ट ऑफ वर्क डन। यही वर्क डन है, लेकिन आपने इसके साथ लिमिट, पीछे लिमिट लगा देनी है कि डिस्टेंस हम ना होने के बराबर लेने लगे, डेल डी अप्रोचेस टू जीरो। अब इसके बारे में क्या कह रहा है, कहता है अगर इफ़ दिस लिमिट जो है अप्रोचेस टू जीरो हो तो जो टोटल एरिया ऑफ ऑल दी रेक्टेंगल्स, ये जितनी आपने रेक्टेंगल्स बनाई है इनके दरमियान जो एरिया या जो जगह है अप्रोच काट जाएगी द एरिया बिटवीन द एफ कॉस थीटा वर्सेस डी कर्व एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम। कहते हैं कि आप अगर ये आप जो है लिमिट डेल डी अप्रोचेस टू जीरो ले लेते हैं, बहुत छोटे छोटे स्मॉल एरियाज ले लेते हैं, तो ये जो आपके पास जो ये वाला जो सारा चीज़ आएगा ना, ये हमें क्या कहेगा, ये अप्रोच काट देगा या हमें जो आंसर देगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर देगा जो इस हिस्से के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये कर्व के अंदर आ रहा है। फिर जाहिर है जब आपने जो है इंटरवल बहुत ही छोटे काट लिए तो इस तरह का एरर मतलब कि आपके पास आंसर में ये वाली जगह नहीं आएंगी, ठीक है।
ठीक है। तो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट ये जो कर्व के अंदर जो है आंसर वही आपके पास आएगा, ठीक है। अब लास्ट पे उसने इसको जो है क्या कर दिया, लिमिट कर दिया, मतलब समराइज कर दिया हुआ है कि आपके पास अब वर्क डन हम लोग निकाल देते ना वेरिएबल फोर्स के जरिए। तो कहते हैं दैट्स द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल को पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक लेके जाने में वो इक्वल होगा एरिया, जो आपके पास एरिया या जो जगह आपके पास आएगी अंडर किसके अंदर आएगी, एफ कॉस थीटा और डी वाले, एफ कॉस थीटा इस साइड पे था और डी वाले, एफ कॉस थीटा और डी के दरमियान में जो आपके पास जगह आएगी किन दो पॉइंट्स के दरमियान, पी और क्यू के दरमियान। तो ये आपके पास टोटल वर्क डन है, यहाँ से पार्टिकल या कोई इंसान चलना शुरू हुआ है और इस पॉइंट तक आया है। तो आई होप कि आप इसकी समझ आई होगी, ठीक है। इसके साथ जो है पहले 5 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स की वीडियोस जो है अपलोड हो चुकी हैं और 5वें चैप्टर्स के न्यूमेरिकल की वीडियो के साथ एग्जाम्पल्स भी अपलोड की हैं और बाकी जो 4 चैप्टर्स की एग्जाम्पल्स हैं वो न्यूमेरिकल की वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स में ही मैं उनका लिंक्स जो है वो पेस्ट कर दूंगी जो मैं वीडियोस को अपलोड करूंगी, ठीक है। तो आप पहले 2 चैप्टर्स की थ्योरी और न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। इसके साथ 11th क्लास का जो है मैथ्स तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है, ठीक है। सिर्फ मेरे पास 2 चैप्टर्स रह गए हुए हैं करवाने वाले, बाकी मैंने सारे करवा दिए हुए हैं। तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखा करें और उसके साथ उनको लाइक किया करें और कमेंट्स किया करें, ठीक है। लाइक और कमेंट किया करें, ज़ाहिर इतनी मेहनत हो रही है तो कम से कम आप लाइक तो कर सकते हैं ना, मुफ्त में आपको ये सारा काम करवाया जाए तो आप लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। आपकी भलाई के लिए हम लोग वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।